सन 1526 उत्तर भारत की धरती पर धूल उड़ रही थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। उसके पास विशाल सेना थी, हाथी, घुड़सवार, हजारों सैनिक। संख्या में वो ताकतवर था, पर उसके भीतर डर था। दरबार में असंतोष था। अमीर उससे खुश नहीं थे। वो कठोर था, शक करने वाला था, और उसके अपने ही लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। उधर दूर काबुल की पहाड़ियों में बैठा था बाबर। वो सिर्फ एक शासक नहीं था, वो स्वप्न देखने वाला योद्धा था। उसके भीतर एक आग थी, हिंदुस्तान पर राज करने की। कई बार उसने कोशिश की, कई बार असफल हुआ, लेकिन वो हारा नहीं। उसने समझ लिया था कि सिर्फ बड़ी सेना से युद्ध नहीं जीता जाता, दिमाग से जीता जाता है। जब बाबर ने भारत की ओर कूच किया, उसके पास सेना कम थी, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो हिंदुस्तान की धरती ने पहले नहीं देखा था। तोपें, बारूद की गूंज, धुआं, धमाका और दूर से मार करने की ताकत। उस समय भारत के युद्ध हाथियों और तलवारों पर टिके थे। तोपें नई थी, डरावनी थी। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इब्राहिम लोदी की सेना विशाल समुद्र जैसी थी। बाबर की सेना संख्या में छोटी, पर अनुशासित और रणनीतिक। बाबर ने अपनी तोपों को लकड़ी की गाड़ियों के पीछे जमाया, रस्सियों से बांधा ताकि घुड़सवार सीधे हमला न कर सके। ये तुलुगमा रणनीति थी, घेर कर मारने की योजना। 21 अप्रैल 1526 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ी, तोपों की पहली गर्जना हुई। हाथी घबरा गए, सैनिकों में अफरातफरी मच गई। धुआं, बारूद और चीखें हवा में भर गई। लोदी बहादुरी से लड़ा, लेकिन युद्ध सिर्फ साहस से नहीं जीता जाता। रणनीति के आगे संख्या हार गई। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा गया। उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। साल बीतते गए, बाबर गया, हुमायूं आया, फिर कठिनाइयां आई। शेरशाह सूरी ने सत्ता छीनी, मुगल सत्ता डगमगा गई। फिर हुमायूं ने वापसी की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसका बेटा अकबर तब सिर्फ 13 साल का था। इधर एक और शक्ति उभर रही थी, हेमू। असली नाम हेमचंद्र। एक सामान्य परिवार से उठकर वो एक कुशल सेनापति बना। उसने कई युद्ध जीते। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी। उस समय मुगल सत्ता कमजोर थी। अकबर किशोर था। उसके साथ था बैरम खान, अनुभवी संरक्षक। 1556 में फिर वही मैदान, पानीपत। इतिहास खुद को दोहराने जा रहा था। एक ओर युवा अकबर, दूसरी ओर विजयी और आत्मविश्वासी हेमू। हेमू की सेना मजबूत थी। शुरुआत में युद्ध का पलड़ा उसी की ओर झुका। मुगल सेना पीछे हटती दिख रही थी, लेकिन युद्ध का मैदान भाग्य की करवट भी देखता है। युद्ध के बीचों बीच एक तीर आया और हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश हो गया। नेतृत्व अचानक गिर गया। सेना दिशाहीन हो गई। मुगलों ने मौका पकड़ा और धीरे धीरे युद्ध का रुख बदल गया। हेमू पकड़ा गया और अकबर की सत्ता मजबूत हो गई। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की स्थिरता की शुरुआत थी। आगे चलकर अकबर ने साम्राज्य को विस्तार दिया, नीतियां बदली, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि पानीपत के उस मैदान में किस्मत ने साथ दिया। समय फिर आगे बढ़ा। अब 18वीं सदी थी। मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी। दिल्ली नाम की राजधानी थी, पर असली ताकत नहीं। दक्षिण में मराठा शक्ति उभर चुकी थी। पेशवाओं के नेतृत्व में वे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। वे दिल्ली की राजनीति में दखल देने लगे थे। इसी समय अफगानिस्तान से एक नाम उठा, अहमद शाह दुर्रानी। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। वो लूट के लिए आता, वापस चला जाता,
लेकिन इस बार मामला अलग था। मराठा शक्ति उत्तर भारत में बढ़ रही थी। दुर्रानी इसे चुनौती मानता था। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। उनके साथ विशाल सेना थी, लेकिन उनके साथ परिवार, महिलाएं, सामान, एक चलता हुआ शिविर भी था। ये रणनीतिक भूल थी। युद्ध में गति और लचीलापन जरूरी होता है। एक साथ 6-1। फिर वही पानीपत। मैदान गवाह बनने को तैयार। दोनों सेनाएं महीनों आमने सामने रहीं। रसद की समस्या मराठों के सामने थी। उत्तर भारत में उन्हें स्थानीय समर्थन कम मिला। धीरे धीरे उनका भोजन खत्म होने लगा। भूख से कमजोर सैनिक, मनोबल गिरता हुआ। 14 जनवरी 1761 की सुबह युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में मराठों ने जोरदार हमला किया। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकी। लेकिन दुर्रानी की सेना संगठित थी। उसने घेराबंदी की। उसके घुड़सवार तेज थे। उसने धीरे धीरे मराठों को चारों ओर से जकड़ लिया। युद्ध भयानक था। तलवारें, गोलियां, चीखें, खून। इतिहासकार कहते हैं कि यह भारत के सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक था। हजारों, शायद लाखों लोग मारे गए। मराठा सेना टूट गई। सदाशिवराव भाऊ मारे गए। पेशवा के बेटे विश्वासराव भी गिर पड़े। मराठा शक्ति को गहरा आघात लगा। वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन उनकी उत्तर भारत में बढ़त रुक गई। इस हार ने एक खालीपन पैदा किया, एक राजनीतिक शून्य। और इतिहास जानता है, जहां शून्य होता है वहां कोई न कोई ताकत उभरती है। कुछ ही वर्षों बाद अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। प्लासी, बक्सर और धीरे धीरे पूरा भारत उनकी पकड़ में चला गया। 3 बार पानीपत का मैदान गवाह बना। पहली बार एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। दूसरी बार उस साम्राज्य की जड़ें मजबूत हुई। तीसरी बार भारतीय शक्तियों की आपसी टकराहट ने विदेशी ताकतों के लिए रास्ता साफ किया। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये निर्णयों का परिणाम है। रणनीति का महत्व है। एक तीर, एक तोप, एक गलत आकलन और पूरी दिशा बदल जाती है। पानीपत की धूल आज भी उड़ती है। खेतों में फसलें उगती हैं। लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, लेकिन उस मिट्टी के नीचे तलवारों की चमक, घोड़ों की टाप और तोपों की गूंज दबी हुई है। 3 युद्ध, 3 मोड़ और एक देश जिसकी किस्मत बार बार उसी मैदान में लिखी गई। सुबह की हल्की धूप पानीपत के मैदान पर पड़ रही है। हवा में बारूद की गंध अब भी तैर रही है। जमीन पर बिखरी तलवारें, टूटे भाले, उल्टे पड़े रथ और सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे धरती खुद थक गई हो। मराठा शिविर की तरफ कैमरा जाता है। कल तक जहां हजारों सैनिकों की आवाजें थी, वहां अब सिर्फ कराहे हैं। घायल सैनिक पानी मांग रहे हैं। कोई अपने भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपने सरदार को। सदाशिवराव भाऊ का शव पहचानना भी मुश्किल है। धूल, खून और हार तीनों एक साथ लिपटे हुए हैं। दूर अफगान शिविर में जीत की हलचल है। अहमद शाह दुर्रानी अपने तंबू में बैठा है। उसके चेहरे पर संतोष है, लेकिन आंखों में थकान भी। उसने युद्ध जीत लिया, पर वो जानता है, इतनी बड़ी लड़ाई में कोई भी पूरी तरह विजेता नहीं होता। कट टू दिल्ली। दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। अफवाहें फैल रही हैं। मराठे हार गए। अब क्या होगा? कौन राज करेगा? मुगल बादशाह नाम का है, ताकत का नहीं। सत्ता हवा में तैर रही है। जिसे पकड़ ले वही मालिक। कुछ ही महीनों बाद दुर्रानी वापस अफगानिस्तान लौट जाएगा। वो यहां स्थायी शासन नहीं करना चाहता। वो अपना प्रभाव छोड़कर चला जाएगा। लेकिन पीछे क्या बचेगा? एक टूटा हुआ उत्तर भारत, कमजोर मुगल सत्ता, घायल मराठा शक्ति और दूर पूर्व में बंगाल की धरती पर अंग्रेज व्यापारी अपनी गिनती बढ़ा रहे हैं। अभी वे सीधे मैदान में नहीं उतरे हैं, पर वे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सही समय का। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है पानीपत की मिट्टी पर। वॉइस ओवर की गूंज। जब अपने ही एक दूसरे से टकराते हैं,
तो इतिहास किसी तीसरे के लिए रास्ता बना देता है। हवा चलती है, धूल उड़ती है और इतिहास एक नए अध्याय की ओर बढ़ता है। पानीपत का मैदान शांत हो चुका था, लेकिन मराठा साम्राज्य के भीतर तूफान चल रहा था। पेशवा दरबार में मातम था। महाराष्ट्र के गांवों में खबरें पहुंच रही थी, हमारे बेटे नहीं लौटे, हमारे सरदार गिर गए। घरों में दिए जल रहे थे, लेकिन रोशनी में भी अंधेरा था। हार सिर्फ सैनिकों की नहीं थी, वो आत्मविश्वास की हार थी। मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, पर उसकी रीढ़ टूट गई थी। उत्तर भारत में जो पकड़ उन्होंने बना ली थी, वो ढीली पड़ गई। दिल्ली की राजनीति फिर से अनिश्चित हो गई। कोई स्थायी शासक नहीं, कोई स्थिर व्यवस्था नहीं। और इतिहास जानता है, जब कोई ताकत कमजोर होती है तो दूसरी ताकत चुपचाप अपनी जगह बना लेती है। इसी समय पूर्व में बंगाल की उपजाऊ धरती पर अंग्रेज व्यापारी अपना जाल बुन रहे थे। वे तलवार लेकर नहीं आए थे, वे व्यापार लेकर आए थे। उनके जहाज मसाले, कपड़ा और चांदी लाते थे। वे मुस्कुराते थे, हाथ मिलाते थे, समझौते करते थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ व्यापार नहीं था, सत्ता का सपना था। मराठों की हार ने उत्तर भारत में एक खालीपन पैदा किया। मुगल बादशाह नाम का था, पर हुकूमत किसी और की चलती थी। नवाब, सरदार, रियासतें सब अपने अपने हिस्से की ताकत बचाने में लगे थे। कोई एकता नहीं, कोई साझा दिशा नहीं। अंग्रेजों ने यही कमजोरी पहचानी। पहले उन्होंने बंगाल में पैर जमाए, फिर धीरे धीरे अपने सैनिक बढ़ाए। वे सीधे मैदान में नहीं कूदे, उन्होंने समय का इंतजार किया। वे जानते थे, थकी हुई धरती पर कब्जा करना आसान होता है। उधर महाराष्ट्र में एक अलग कहानी चल रही थी। पेशवा दरबार में युवा नेतृत्व उभर रहा था। वे फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानीपत की हार का घाव गहरा था। हर निर्णय में डर छिपा था। हर युद्ध से पहले उस मैदान की याद आती थी, जहां हजारों सपने टूट गए थे। एक शाम पुणे के एक छोटे से घर में एक मराठा सैनिक की पत्नी अपने दरवाजे पर बैठी थी। वो हर दिन उसी दिशा में देखती थी, जहां से उसका पति कभी लौटकर आया करता था। 1761 के बाद वो नहीं लौटा, लेकिन वो आज भी दीपक जलाती थी। उसके लिए पानीपत सिर्फ इतिहास नहीं था, उसका अधूरा प्रेम था। और यही इस कहानी का रोमांस है। सत्ता के खेल के बीच भी इंसानी रिश्ते टूटते हैं, उम्मीदें जन्म लेती हैं, और दिल इतिहास से बड़ा साबित होता है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी सेना मजबूत की। वे भारतीय सैनिकों को अपने साथ जोड़ने लगे। उन्होंने एक एक कर रियासतों से संधियां की, कुछ को डराकर, कुछ को लालच देकर। कोई खुला युद्ध नहीं, पर हर चाल सोची समझी। मराठा शक्ति फिर उठी भी। माधवराव पेशवा के समय में उन्होंने कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव दोबारा बनाया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। सामने सिर्फ एक भारतीय शक्ति नहीं थी, सामने एक संगठित, रणनीतिक और दूरदर्शी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। पानीपत की हार ने जो दरार बनाई थी, अंग्रेजों ने उसी दरार को रास्ता बना लिया। और इस तरह 1761 सिर्फ एक युद्ध की तारीख नहीं रही, वो एक मोड़ बन गई। एक ऐसा मोड़ जहां से भारत की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। कैमरा अब धीरे धीरे बदलता है, मैदान से हटकर समुद्र की ओर जाता है। अंग्रेज जहाज लंगर डाल रहे हैं, सूरज ढल रहा है। पृष्ठभूमि में वॉइस ओवर की धीमी, गहरी आवाज। जब अपने आपस में बंट जाते हैं तो बाहरी ताकतें इंतजार नहीं करती, वे कदम बढ़ा देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर हार के बाद कोई नई पीढ़ी जन्म लेती है। कोई बच्चा जो बड़ा होकर सवाल पूछेगा, हमने अपनी ताकत क्यों खोई? और वही सवाल आगे चलकर स्वतंत्रता की चिंगारी बनेगा। 1761 ने मराठों को कमजोर किया, लेकिन उसी कमजोरी ने एक दिन भारत को यह समझाया, एकता ही असली शक्ति है।
सन 1757 गंगा के किनारे फैली समृद्ध बंगाल की धरती। खेत लहला रहे हैं, व्यापार अपने चरम पर है। रेशम, मसाले, नील, सब कुछ यहां से निकलकर दुनिया तक जाता है। इस समृद्धि पर शासन कर रहा है एक युवा, जिद्दी और आत्मसम्मानी नवाब, सिराज उद्दौला। वो अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी मानता था, लेकिन उसे समझ में आने लगा था कि ये व्यापारी अब किले बना रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं और अपनी सेना बढ़ा रहे हैं। वे व्यापार से आगे बढ़कर सत्ता की ओर देख रहे थे। दूसरी तरफ खड़ा था एक ठंडा, शांत दिमाग वाला अंग्रेज अधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव। वो तलवार से ज्यादा चालों पर भरोसा करता था। उसके पास बड़ी सेना नहीं थी, पर उसके पास एक योजना थी। ऐसी योजना जो युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत सुनिश्चित कर दे। कैमरा कट करता है। एक अंधेरे कमरे में धीमी रोशनी। कुछ बंगाली सरदार बैठे हैं। उनमें से एक है मीर जाफर। उसके चेहरे पर असंतोष है। उसे लगता है कि उसे वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और यही असंतोष अंग्रेजों के लिए दरवाजा बन गया। रॉबर्ट क्लाइव ने समझ लिया, अगर सेना को हराना मुश्किल है तो उसके विश्वास को तोड़ दो। सोना, वादे, गद्दी का लालच, और धीरे धीरे एक गुप्त समझौता तैयार हो गया। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। नवाब की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। तोपें, घुड़सवार, पैदल सैनिक, सब तैयार। अंग्रेज सेना छोटी थी, लेकिन क्लाइव को भरोसा था, क्योंकि उसे पता था कि मैदान में मौजूद हर सैनिक नवाब के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध शुरू हुआ। बारिश हुई। नवाब की तोपों का बारूद भीग गया। अफरातफरी मच गई, और सबसे बड़ा झटका, मीर जाफर की सेना खड़ी रही। उसने हमला नहीं किया। सिराजुद्दौला समझ गया उसके साथ विश्वासघात हुआ है, पर तब तक देर हो चुकी थी। अंग्रेज सेना आगे बढ़ी। कुछ घंटों में युद्ध का फैसला हो गया। बंगाल, जो भारत की आर्थिक धड़कन था, अब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक साम्राज्य की शुरुआत थी। कैमरा धीरे धीरे सिराजुद्दौला के भागते हुए चेहरे पर जाता है। उसकी आंखों में डर है, अविश्वास है। कुछ ही दिनों बाद उसे पकड़ लिया जाएगा और उसकी कहानी वही खत्म हो जाएगी। मीर जाफर को गद्दी मिलती है, लेकिन वो नवाब कम, कठपुतली ज्यादा है। असली ताकत अब अंग्रेजों के हाथ में है। वॉइस ओवर धीमी आवाज में कहता है, पानीपत ने रास्ता बनाया था, प्लासी ने पहला दरवाजा खोल दिया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, अब वे कर वसूलेंगे, सेना बनाएंगे और धीरे धीरे पूरे भारत की राजनीति में दखल देंगे। प्लासी के बाद एक नई कहानी शुरू हुई, जहां युद्ध तलवार से कम और विश्वासघात से ज्यादा जीते गए। और कहीं दूर महाराष्ट्र में मराठा दरबार को अभी पूरी तरह एहसास नहीं था कि पूर्व में क्या हो चुका है। उन्हें लगा यह सिर्फ बंगाल का मामला है, लेकिन इतिहास चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। कैमरा धीरे धीरे समुद्र की ओर जाता है। अंग्रेज जहाजों पर यूनियन जैक लहरा रहा है। सूरज डूब रहा है और भारत के इतिहास में एक नई सुबह की तैयारी हो रही है। लेकिन ये सुबह गुलामी की होगी। उत्तर भारत की शक्ति संतुलन टूट चुका था, और उसी टूटन के बीच 1757 का प्लासी एक ऐसा मोड़ बन गया जिसने हिंदुस्तान की दिशा बदल दी। बंगाल की मिट्टी पर हुई उस लड़ाई में तलवारों से ज्यादा गहरा वार विश्वासघात ने किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार सिर्फ एक शासक की हार नहीं थी, वो सत्ता के सौदे की शुरुआत थी। गद्दी पर बैठा था मीर जफर, लेकिन फैसले उसके नहीं थे। असली ताकत अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। बंगाल के दरबार की चमक वैसी ही दिखती थी, पर भीतर से सब बदल चुका था। बारिश के बाद कीचड़ भरे रास्तों पर बैलगाड़ियां चलती रहीं। खेत हरे रहे, लेकिन किसानों की आंखों से वो आत्मविश्वास गायब हो गया जो कभी इस उपजाऊ धरती की पहचान था। कलकत्ता के गोदामों में रेशम की गांठें, मसालों की बोरियां
और चांदी के सिक्के जहाजों में भरकर बाहर जा रहे थे। ये व्यापार नहीं रहा था, ये निकासी थी। एक ऐसी निकासी जो धीरे धीरे बंगाल की नसों से खून खींच रही थी। कर बढ़ रहे थे, जमींदार दबाव में थे, किसान कर्ज में डूब रहे थे। खेत वही थे, पर फसल का असली मालिक बदल गया था। एक गांव में करघे के पास बैठा बुनकर चुपचाप धागे बुन रहा है। उसके हाथों का बुना कपड़ा कभी दुनिया भर में जाता था, अब उसे तय कीमत पर कम दाम में कंपनी को बेचना पड़ता है। विरोध का मतलब सजा। उसकी पत्नी पूछती है, क्या हमारा काम हमें बचा पाएगा? वो जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे खुद जवाब नहीं मालूम। समय आगे बढ़ता है, लालच बढ़ता है। कंपनी के अधिकारी अधिक से अधिक राजस्व चाहते हैं, और फिर अकाल की आहट आती है। खेत सूखते हैं, लोग भूख से मरते हैं, लेकिन कर माफ नहीं होते। गोदामों में अनाज बंद है और गांवों में सन्नाटा फैल रहा है। जब शासन का मकसद सुरक्षा नहीं, सिर्फ लाभ हो, तो जनता कीमत चुकाती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। 1764 में गंगा के किनारे बक्सर का मैदान इतिहास का अगला अध्याय बनता है। एक ओर है बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II। दूसरी ओर कंपनी की संगठित और अनुशासित सेना। मीर कासिम ने कंपनी की बढ़ती दखलंदाजी का विरोध किया था। उसने कर व्यवस्था बदलने की कोशिश की थी, बराबरी की बात की थी। लेकिन कंपनी को बराबरी नहीं चाहिए थी, उसे प्रभुत्व चाहिए था। 23 अक्टूबर 1764 को तोपें गरजी। भारतीय पक्ष के इरादे मजबूत थे, पर समन्वय कमजोर। कुछ ही घंटों में फैसला साफ हो गया। बक्सर की हार प्लासी से भी भारी साबित हुई। अब कंपनी को सिर्फ व्यापार का अधिकार नहीं, बल्कि शासन का अधिकार मिला। दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की आय पर सीधा नियंत्रण। नाम मुगल बादशाह का था, पर हुकूमत किसी और की। यह बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह रोजमर्रा की जिंदगी में उतर चुका था। कर बढ़े, किसान टूटे, कारीगर दबे, और धीरे धीरे भारत की संपन्नता यूरोप की औद्योगिक क्रांति के लिए ईंधन बनती चली गई। गंगा शांत बहती रही, पर उसके किनारों पर इतिहास करवट ले चुका था। पानीपत ने रास्ता खोला था, प्लासी ने दरवाजा खोला, और बक्सर ने उस दरवाजे पर ताला लगा दिया, जिसकी चाबी अब अंग्रेजों के हाथ में थी। पानीपत की गूंज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बंगाल की धरती पर एक नया खेल शुरू हो चुका था। प्लासी के बाद सिर्फ नवाब नहीं बदला था, पूरे शासन का चरित्र बदल गया था। 1757 की उस दोपहर में जो हुआ, उसने हिंदुस्तान की आर्थिक नसों पर एक बाहरी पकड़ मजबूत कर दी। उस पकड़ को दिशा देने वाला एक नाम था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके लिए ये जीत साम्राज्य की नींव थी, लेकिन बंगाल के लिए ये आने वाले संघर्षों की प्रस्तावना। मीर जफर गद्दी पर बैठा था, पर उसकी ताकत कागजी थी। कंपनी के अधिकारी उसके दरबार में आते, मुस्कुराते और शर्तें लिखवा कर चले जाते। नवाब की मुहर लगती थी, लेकिन फैसले कंपनी के होते थे। धीरे धीरे जब मीर जाफर कंपनी की मांगें पूरी करने में असमर्थ होने लगा, तो उसे हटाकर मीर कासिम को बैठाया गया, जैसे गद्दी भी अब सौदे का हिस्सा बन चुकी हो। मीर कासिम ने कोशिश की। उसने सेना को संगठित किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया और कर व्यवस्था में बदलाव किए, ताकि कंपनी को मिलने वाले विशेष व्यापारिक अधिकार खत्म किए जा सकें। वो बराबरी चाहता था, लेकिन कंपनी को बराबरी नहीं, एकाधिकार चाहिए था। टकराव बढ़ा, छोटे छोटे संघर्ष हुए, और आखिरकार 1764 में बक्सर की धरती पर निर्णायक लड़ाई हुई। एक तरफ थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम II। दूसरी ओर थी अनुशासित कंपनी सेना। कुछ ही घंटों में सब स्पष्ट हो गया। बक्सर की हार ने भारतीय शक्तियों की अंतिम सामूहिक कोशिश को तोड़ दिया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी को दीवानी अधिकार मिला। बंगाल, बिहार
और उड़ीसा की आय पर सीधा नियंत्रण। ये एक व्यापारी कंपनी का शासक बन जाना था। मुगल बादशाह ने फरमान दिया, पर उसके पीछे मजबूरी थी। सत्ता का केंद्र अब दरबार से हटकर कंपनी के दफ्तरों में चला गया। और फिर आया 1770। आसमान ने बरसात कम की, लेकिन कंपनी ने कर कम नहीं किए। इतिहास में दर्ज हुआ 1770 का भयानक बंगाल अकाल। लाखों लोग भूख से मर गए। खेत खाली थे, पर गोदामों में अनाज बंद था। राजस्व की वसूली जारी रही। बंगाल, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब त्रासदी का प्रतीक बन गया। उस अकाल ने सिर्फ शरीर नहीं तोड़े, उसने जनता के मन में शासन के प्रति गहरी कटुता भी बो दी। इसी बीच कंपनी की सेना में भारतीय सिपाही बड़ी संख्या में शामिल होने लगे। वेतन के लिए, स्थिरता के लिए, जीविका के लिए। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि आने वाले 100 वर्षों में यही सेना एक दिन विद्रोह का केंद्र बनेगी। धीरे धीरे अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी प्रशासन का ढांचा बनता गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, लंदन से अब भारत के शासन पर सीधा नियंत्रण बढ़ने लगा। एक व्यापारी कंपनी अब साम्राज्य की भुजा बन चुकी थी। गंगा बहती रही, उसके किनारे किसान कर चुकाते रहे, बुनकर करघे पर झुकते रहे, और मुगल बादशाह नाम मात्र का शासक बना रहा। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। हर अन्याय, हर कर की पर्ची, हर भूख से तड़पता बच्चा भविष्य के किसी विस्फोट की नींव रख रहा था। पानीपत ने रास्ता खोला था, प्लासी ने दरवाजा खोला, बक्सर ने ताला लगा दिया। 1770 के अकाल ने उस ताले की ठंडक लोगों की हड्डियों तक पहुंचा दी। और फिर समय घूमता रहा। 1800 के दशक में नई चेतना, नए विचार, नए प्रश्न जन्म लेने लगे। यही प्रश्न आगे चलकर 1857 की पहली बड़ी चिंगारी बनेंगे, जब सिपाही, किसान, नवाब और आम लोग एक साथ पूछेंगे, क्या ये हमारी ही धरती है, या अब हम ही यहां पराये हो गए हैं? इतिहास की ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है। ये उस धीमे बदलाव की कहानी है जिसने एक समृद्ध प्रदेश को उपनिवेश बना दिया और उसी प्रक्रिया में एक राष्ट्र की चेतना को जन्म दिया।